अपवर्तन का प्रकाश का अपवर्तन बताया गया था, जिसमें अपवर्तन के नियम बताए गए थे। 2 नियम। एक बताया गया था कि प्रकाश किरण मतलब जो है आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल पर होते हैं। दूसरा बताया था कि एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण कीजिए तथा अपवर्तन कोण कीजिए का अनुपात एक नियतांक होता है, जिसे n से प्रदर्शित करते हैं। n क्या है? अपवर्तनांक है। n बराबर साइन आई अपान साइन आर बताया गया था। इसके बाद आता है क्रांतिक कोण। इसमें आपको पहले भी बताया गया, जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि प्रकाश की चाल घटती है उसमें, ठीक है। और जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, जिसके कारण वो अभिलंब से दूर हटती है, मतलब अभिलंब से दूर जाती है। तो उसी के आधार पर ये एक परिभाषा है क्रांतिक कोण की। इसमें है कि जैसे मुख्य अक्ष है, ये प्रकाश किरण है, ये आपतन बिंदु है, इस पर खींचा गया लंब अभिलंब कहलाता है, और ये आपका सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है। जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर हटती है, इस प्रकार, ठीक है। तो इसकी परिभाषा यही है कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। फिर अगर आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण, क्योंकि ये आपतित किरण है, इसके बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसके बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। अपवर्तन कोण जिसे स्मॉल आर से लिखते हैं। अगर हम आपतन कोण का मान और बढ़ा दें इस प्रकार, आपतन कोण का मान और बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। जो इस साइन आर है तो अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। उस बिंदु पर बना कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण। अगर अपवर्तन कोण आपका 90 डिग्री हो जाता है तो उस पर बना कोण क्या कहलाता है? क्रांतिक कोण कहलाता है, ठीक है। और उसका एक सूत्र होता है n बराबर 1/sin c, जहाँ c क्या है? क्रांतिक कोण। साइन सी का मतलब होता है क्रांतिक कोण, ठीक है। इससे संबंधित एक सवाल आता है कि मान लीजिए किसी का क्रांतिक कोण 45 अंश दिया हुआ है तो अपवर्तनांक क्या होगा? तो n बराबर 1/sin 45 अंश लिख देंगे। साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2, तो 1/√2, क्योंकि ये बटे के नीचे बटा है तो ये ऊपर चला जाएगा तो √2 आएगा, और √2 का मान 1.414 होता है, तो वो उसका मान रख सकते हो। तो इस प्रकार अपवर्तनांक निकाल लेते हैं। इस तरह इस सूत्र से भी सवाल लगाए जाते हैं जो क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच आता है। अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में संबंध पूछा जाता है तो n बराबर 1/sin c इतना ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब बाकी अगर सवाल आते हैं तो क्रांतिक कोण का मान दिया है, अगर क्रांतिक कोण पूछता है तो अपवर्तनांक का मान यहाँ रख देंगे। इससे संबंधित ये आपको सवाल लगाना। इसके बाद एक आता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हटती है। आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है, जैसा आपको मालूम है। अगर हम विशेष स्थिति में आपतन कोण का मान और बढ़ा दें, जैसे ये है, ये अभिलंब है, आपतन कोण का मान और बढ़ा दें तो अपवर्तन कोण 90 डिग्री ना होकर वो अपने मार्ग में वापस चली जाती है, यानी 90 डिग्री से अधिक हो जाने पर वो किरण जो है मतलब अपवर्तित ना होकर वो क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाती है। तो जैसे कोई प्रकाश किरण है सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तो अगर अपवर्तन कोण का मान अधिक है तो वो जो है क्या हो जाएगी? वो किरण परावर्तित हो जाएगी, अपवर्तित नहीं होगी। जब परावर्तित हो जाएगी तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कई उदाहरण हैं, जैसे हीरे का चमकना, पानी में बुलबुले का चमकना, तो ये सब जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के उदाहरण हैं। और जो अपवर्तनांक के उदाहरण हैं, अपवर्तन के नियम के उदाहरण हैं, तो जैसे छड़ को पानी में डुबोएं तो छड़ थोड़ा तिरछी दिखाई देती है, तो वो अपवर्तन का नियम है, क्योंकि उसमें आपको मालूम है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल से सघन में जाती है तो उसकी चाल क्या है? घट जाती है, जिससे वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब सघन से विरल में जाती है तो उसकी प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, जिससे वो जो है अभिलंब से दूर हटती है। तो ये हो गया आपका क्रांतिक कोण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया। इसके बाद इसी में आता है लेंस। क्या होता है? देखिए, ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके मतलब ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों, इस प्रकार, या एक पृष्ठ गोलीय हो और एक समतल हो, इस प्रकार, तो उसे हम क्या कहते हैं? लेंस। ऐसा पारदर्शी माध्यम जिसके दोनों पृष्ठ गोलीय हों
या एक पृष्ठ गोलीय और एक समतल हो तो उसे हम क्या कहते हैं, लेंस। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस और जो अवतल लेंस होते हैं दृष्टि दोष में इनका उपयोग होता है। उत्तल लेंस का उपयोग जो है दूर दृष्टि दोष में होता है, अवतल लेंस का उपयोग निकट दृष्टि दोष में होता है। उत्तल लेंस का उपयोग जो आपके कैमरे वगैरह होते हैं, फोटोग्राफिक कैमरे या आपके दूरदर्शी सूक्ष्मदर्शी, इनमें उपयोग होते हैं। और जो है अवतल लेंस का उपयोग जो है अलग अलग इस प्रकार किए जाते हैं। देखिए यहाँ पर जो है ये लेंस है, लेंस का सूत्र जो बताया गया था, अभी आपने दर्पण सूत्र पढ़ा था, वो अपारदर्शी माध्यम के लिए था क्योंकि उसमें कलई पुती होती है। और जो लेंस सूत्र होता है क्योंकि पारदर्शी माध्यम होता है तो उसका एक सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। दर्पण में क्या था, प्लस, लेंस में क्या है, माइनस है। ये मेन फार्मूला है इसका, लेंस सूत्र जिसे कहते हैं। लेंस सूत्र के बाद इसी संबंधित देखिए एक पहचान होती है कि अगर लेंस को आप कोई एक कांच का टुकड़ा लें, अगर वो समतल दिखाई देता बराबर कहीं छूने से, तो वो होता क्या है कि वो एक समतल लेंस होता है, एक कांच का टुकड़ा होता है पारदर्शी। लेकिन अगर बीच में उभरा हो, किनारे किनारे पतला होता है, तो अगर बीच में उभरा हुआ है, किनारे पतला हुआ है, तो वो उत्तल लेंस है। और अगर बीच में धंसा हुआ है, किनारे किनारे मोटा है, तो वो अवतल लेंस है। इस तरह हम पहचान कर सकते हैं। मानव नेत्र में भी उत्तल लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं और उसको हम अपसारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब होता है कि जो प्रकाश किरणें हैं जब किसी एक बिंदु पर टकराने के बाद, आपतित होने के बाद एक बिंदु पर अपसरित होती है, एक बिंदु पर मिलती हैं, और अगर बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है तो वो अपसारी कहलाता है। अपसारी का मतलब होता है बिंदु से प्रकाश किरण आती हुई प्रतीत हो, और जहाँ पर प्रकाश किरण टकराने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसको अभिसारी बोलते हैं। तो उत्तल लेंस में अभिसारी होता है और अवतल लेंस क्या होता है, अपसारी होता है। इसी तरह यहाँ पर जो मान होते हैं, अवतल लेंस जो होता है, अवतल लेंस में एफ फोकस दूरी क्या होती है, माइनस होती है, बी का मान भी माइनस होता है और यू का मान भी माइनस होता है। और जो उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में क्योंकि इसमें जो है फोकस दूरी प्लस होती है, बी का मान भी प्लस होता है और यू का मान माइनस होता है। सेम वही कंडीशंस हैं जो उसमें दर्पण में थे, उसी तरह लेंस में। बस एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, यू का मान चाहे लेंस हो चाहे दर्पण हो, सब में यू का मान माइनस नहीं होता है। अवतल लेंस की फोकस दूरी हो चाहे अवतल दर्पण की फोकस दूरी हो, माइनस होती है। उत्तल लेंस हो चाहे उत्तल दर्पण हो, उसकी फोकस दूरी क्या होती है, प्लस होती है। तो इन फार्मूलों पे आपको सवाल में नहीं दिया होगा माइनस प्लस, वो आपको लेंस या दर्पण समझ करके ही पहचानना है, उसके अनुसार वो सवाल लगाना है। इसके बाद आता है रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है, रेखीय आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। m बराबर होता है b/u। वहाँ पर क्या था, ये दर्पण का है, लेंस में क्या होता है, -b/u होता है, लेकिन लेंस है तो वहाँ पर आवर्धन होता है m बराबर b/u, माइनस नहीं होता है। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम रेखीय आवर्धन कहते हैं। लेंस का जो आवर्धन होगा उसमें माइनस नहीं होगा और जो दर्पण का रेखीय आवर्धन होगा उसमें माइनस होगा। m बराबर -b/u ये दर्पण का होगा, और अगर लेंस है तो m बराबर ये जो है माइनस नहीं होगा, केवल प्लस में होगा b/u। तो मान रख देंगे, उससे आप आवर्धन निकाल सकते हैं। आवर्धन का मतलब होता है कितने गुना बड़ा है, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, तो m रख देते हैं वहाँ पर। अगर वास्तविक है तो माइनस रखते हैं, आभासी है तो वहाँ पर m का मान प्लस में रखते हैं। जैसे 3 गुना है, आभासी है तो वहाँ पर +3 लिखेंगे। तो अगर वो जो है वास्तविक बन रहा है प्रतिबिंब 4 गुना, तो वहाँ पर प्लस का वो माइनस का 4 लिखेंगे वास्तविक के लिए, क्योंकि वास्तविक क्या होता है, उल्टा होता है, आभासी क्या होता है, सीधा होता है। ये चीज़ सदैव ध्यान में रखना है। इसके बाद आ जाइए, देखिए लेंस के बाद एक आता है इसमें लेंस की क्षमता। किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी जो लेंस की क्षमता होती है, P बराबर लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं, ठीक है। किसी लेंस की फोकस दूरी, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। व्युत्क्रम माने उल्टा। P बराबर 1/f ये सूत्र है। किसी लेंस की क्या, लेंस की क्षमता, किसी लेंस की क्षमता उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है। यानी P बराबर 1/f, ये किस में है, मीटर में अगर लगाना हो, और अगर सेंटीमीटर में दिया हो तो P बराबर हो जाता है 100/f।
ये फार्मूले से लेंस की क्षमता निकाली जाती है। एक चीज़ ध्यान रखना है, लेंस की क्षमता, उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वो धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। क्योंकि उत्तल लेंस क्या है आपका धनात्मक है, फोकस दूरी धनात्मक है। अवतल लेंस है तो वो ऋणात्मक है, तो लेंस की क्षमता ऋणात्मक में आएगी। ठीक है, तो जैसे अब इससे संबंधित आपके सवाल जो है इसको आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको बताया जाएगा। जितना आज बताया गया है उसको आपको उसी के अनुसार करना है बेटा। ठीक है, जितना आपको इसका वो दिया जाएगा, इसके शेष पार्ट को वो अगले नेक्स्ट वीडियो में दिया जाएगा। ठीक, थैंक यू बेटा।